अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ओपिनियन एचडी और मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक। आज हम एक ऐसी मेहमान शख्सियत के साथ बातचीत करेंगे जिस शख्सियत ने आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट बिम्बर से जाकर अमेरिका जैसे मुल्क में बिज़नेस को स्टैंड किया और वहां पे जाकर कामयाबी के ज़ीने तो तय कर लिए, लेकिन साथ ही साथ वतन को भी याद रखा, अपने लोगों की के लिए समाजी खिदमात में भी अपना किरदार अदा करते रहे। तो मैं अपने मेहमान के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इरफानुल हसन साहब, इरफानुल हसन चौधरी साहब। इनका ताल्लुक़ बिम्बर से है और PMLN यूथ विंग USA के सदर हैं। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने एक आज़ाद कश्मीर से जाके अमेरिका जैसे मुल्क में कैसे कामयाबियों के ज़ीने तय किए। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, वेलकम कहूँगा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बिलाल भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का, एचडी ओपिनियन का। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया आज बात करने का। इरफान साहब, पहला सवाल करूँगा, किस दौर में अमेरिका गए और क्या सोच कर गए थे? आज माशाल्लाह से अच्छा बिज़नेस इस्टेब्लिश कर लिया वहाँ पे, और वहाँ पे बिज़नेस इस्टेब्लिश करने के बावजूद वतन से लगाव है। पहले पोर्शन में ये बताइएगा कब गए? सर, हम गए हैं 2001 में। सितंबर 11 का जो वाक़या हुआ था ना, उस वक्त हम समझें कि जाने की तैयारी में थे। तो उसके सितंबर 27 2001 में हम यहाँ से गए हैं विद फैमिली। हमारे क्योंकि वालिद साहब उधर थे तो हम पहले 2 भाई गए हैं, फिर हम 3 भाई और जो बाकी वालदा हैं वो हम गए हैं अमेरिका में। वहाँ जाके मैंने यहाँ से जो काम किया था मीरपुर से, तो फिर वहाँ जाके मैंने कॉलेज में दाखिला लिया। तो 2 इयर्स मैंने वहाँ पे कंप्लीट की स्टडी अपनी कम्युनिटी कॉलेज से। फिर काम शुरू किया और फिर 2004 में हमने पहला बिज़नेस शुरू किया, पहला स्टोर लिया। तो वहाँ से शुरुआत हुई, अल्लाह का बड़ा करम है। फिर अब तो लाइफ काफ़ी आगे चली गई है। तो क्या समझते हैं, चूँकि अमेरिका में वालिद साहब तो थे ही, बिज़नेस में थे, आप भी बिज़नेस में जाके आपने जो उनका बिज़नेस था उसको बढ़ाया या नया शुरू किया, उसको कामयाबियों के ज़ीने पर लेके? जी, हम जब गए हैं तो वालिद साहब जॉब कर रहे थे एक्चुअली बिज़नेस। उसके बाद उन्होंने हमें रास्ता दिखाया और फिर वालिद साहब पाकिस्तान आ गए। फिर हम भाई थे, मिलकर हमने एक छोटा सा बिज़नेस शुरू किया। पहले तो हम 3 भाई जॉब ही करते थे, फिर बिज़नेस स्टार्ट लिया। वहाँ से अल्लाह का बड़ा करम हुआ। देखें, इंसान अगर मेहनत करे और साफ़ नीयत हो, मैं इस पर यकीन करता हूँ, और तो अल्लाह ताला उसकी मदद करता है और आसानियाँ पैदा होती हैं। तो हमने कोशिश की है, मेहनत की है, अल्लाह ने बड़ा करम किया, अल्लाह के करम। तो ये समाजी कामों में भी आगे रहते हैं। वहाँ से बैठ कर भी हमने देखा कि जो बिम्बर में किडनी डायलिसिस सेंटर है, उसके लिए जो फंडिंग है या उसको सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे आप इवेंट्स मुनक्कद करते हैं। इसके अलावा भी समाजी खिदमात करते सरअंजाम देते रहते हैं। तो क्या वजह है कि वहाँ रह के भी वतन को उस तरह से, जिस तरह से मोस्टली लोग भूल जाते हैं बस वहीं के हो जाते हैं, आप में वो चीज़ नहीं पैदा हुई? मैंने एक्चुअली यहाँ पे ज़ाहिर है हमने स्कूल किया, कॉलेज किया है और फिर यहाँ से ग्रो अप होकर गए हैं। तो वतन से जो मोहब्बत है, जो कहते हैं इंसान का जो पहले जहाँ के आप 15-20 साल आपके गुजरते हैं, वहीं की मिट्टी से आपको मोहब्बत हो जाती है। तो मेरी ख्वाहिश और रही है हमेशा से कि जो है ना, वतन के लिए कुछ किया जाए। तो उस वक्त चौधरी गुलाम अहमद साहब डायलिसिस 2008 में उन्होंने शुरू किया। तो 2009-10 में मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे इस तरफ दिखाया और वो बहुत बड़ा काम कर रहे थे। चिनार फ्री डायलिसिस सेंटर, मैं समझता हूँ बिम्बर आज़ाद कश्मीर नहीं बल्कि इस खिते का बड़ा सेंटर है जो इतने लोगों की कंप्लीट फ्री इलाज कर रहा है। तो ये उस हवाले से मैं उनके साथ लगा और हमने फिर रजिस्टर की ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे अमेरिका में। तो मैं पहले जो गवर्निंग बोर्ड थे मेंबर था, हम 2-3 लोग थे। तो उस हवाले से हमारी चिनार फ्री डायलिसिस सेंटर से तो एफिलिएशन है, उसका हम पार्ट हैं। इसके अलावा मैं कोशिश करता हूँ जो भी तंजीम हो, वो जो काम कर रही हो उस पर ब्रीफिंग अगर हो और दिल मुतमिन हो तो कोशिश करते हैं उसमें अपना हिस्सा डालें। सबा इंस्टीट्यूट है बिम्बर में, यूनाइटेड वेलफेयर के नाम से एम्बुलेंस सेंटर है। इसी तरह बहुत से और अदारे हैं जो छोटे मोटे, हम कोशिश करते हैं कि अपना हिस्सा उसमें डालें। थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा कहते हैं मिलकर दरिया बनता है। तो उस हवाले से कोशिश करते हैं कि हम इसमें वेलफेयर का काम करें। तो कितने बिजनेसेस अभी तक इस्टेब्लिश कर लिए जो अमेरिका में है आपके? हमने हमारे 4 स्टोर हैं जो ग्रॉसरी स्टोर हैं। उसके अलावा मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। हमारे रेंटल प्रॉपर्टी के बिल्डिंग्स हैं 3-4 जहाँ से रेंटल इनकम आती है। और बेसिकली हम मिडिल क्लास से हैं, लोअर मिडिल क्लास से, तो मेहनत से ही आगे जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि साफ नीयत होकर मेहनत करके अपने लिए भी हलाल रोज़ी कमाएं और जो उसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान में करें, लोगों पर खर्च करें और
वेलफेयर के काम जितना हो सके उसमें करते थे। इसके अलावा क्या फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं? यानी वापस भी आते हैं, अभी खासा अरसा हो गया आपको आज़ाद कश्मीर आए हुए, फ्यूचर की क्या प्लानिंग्स हैं इस हवाले से? देखें जी, फ्यूचर तो अल्लाह बेहतर जानता है, हम तो कोशिश करना है कि हमने क्या करना है। मुझे क्योंकि सियासी के हवाले से हमारा शौक़ है, सियासत थोड़ा सा दिलचस्पी भी है, फैमिली के हवाले से भी, और वैसे भी एक होती है एफिलिएशन। तो मेरी एफिलिएशन शुरू से ही मुस्लिम लीग नून से थी, तो मैंने वहाँ भी काम किया है ओवरसीज़ में। फिर हमारी जब आज़ाद कश्मीर की विंग हुई है तो मैं वहाँ पे यूथ का प्रेसिडेंट बना हूँ, तो उस हवाले से कोशिश की है, पार्टी के लिए काम किया है। वहाँ इसका फ्यूचर क्या है? वहाँ तो चलें, ओवरसीज़ के लिए आप जो तंजीम होती है उसके सदर बन गए, फ्यूचर में क्या कोई जेके में इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं, असम्बली में जाने का इरादा रखते हैं, या जस्ट एक तंजीमी सियासत ही करना चाहते हैं, या इसको पार्लियामान की तरफ भी जाने का इरादा है? जी, अभी तो देखें ना, अभी तो तंजीमी सियासत में है, तो कहते हैं सियासत में नेवर से नेवर, तो पता तो नहीं होता, लेकिन ख्वाहिश ज़रूर है कि अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया, और मेरी वैसे एक ख्वाहिश और एक प्लान इस लिहाज से है कि मैं वापस आऊँ कश्मीर में, सेटल हूँ, और अपने हवाले से देखूँ कि क्या यहाँ पर मैं किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ सिस्टम की बेहतरी के लिए, वो चाहे वो पार्लिमानी सियासत में हो या किसी और वजह से हो, बल्दियात में हो। अब ये ख्वाहिश ज़रूर है। अब देखते हैं कि फैमिली के साथ मशावरत होगी। फिर हमारे यहाँ पर जो सिचुएशन है, मेरा क्योंकि तलक मेंबर से है, तो मेंबर के प्लान है कि शायद हल्के भी आइंदा अलहदा हो जाएँ। तो अभी तो हम अगर हल्के अलहदा हुए तो ये ख्वाहिश रखता हूँ मैं पार्टी से मशावरत, फैमिली के साथ, फिर दोस्तों के साथ, और जितने लोग हैं इलाके के, वहाँ में इलाका से मशावरत के बाद ही फैसला होगा कि हमें क्या करना है, लेकिन ख्वाहिश ज़रूर है कि हमें तावन क्या समझ नहीं है, सियासत इतनी शफाफ रह गई है हमारे यहाँ के इलेक्शन लड़के असम्बली में पहुँचकर आवाम की खिदमत का जो मिशन है, क्या ये ख्वाहिश की जा सकती है कि मुंतखब होकर आवाम के वोटों से और बाद में आवाम की खिदमत करने में कामयाब हो जाएंगे? देखें ना, हमने तो अपना देखना है, हम कोशिश करेंगे कि मेहनत करें, हम इसमें सिस्टम में जान डालें, और अपने जितने हमारे रिसोर्सेज हैं उसको इस्तेमाल करके अगर हमें कोई अल्लाह ने मौका दिया तो अपनी साफ नीयत से इसके लिए काम करेंगे। जैसे वो कहते हैं मौलाना महदूदी साहब को एक दफ़ा किसी ने कहा कि आप सियासत में किधर गंद है तो इधर में किधर आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा अगर यही सोचें तो कोई बंदा आएगा ही नहीं, साफ लोग, तो सब लोगों को आना पड़ेगा ताकि सिस्टम में बेहतरी आए। इरफानुल हसन चौधरी साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, छोटी सी ब्रेक लेंगे। ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले भी इरफानुल हसन चौधरी साहब से गुफ्तगू हो रही थी, जानने की कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका जैसे मुल्क में जाके वतन के लिए क्या राय रखते हैं, कैसे ख्यालात रखते हैं। अब प्रोग्राम का दूसरा और आखिरी हिस्सा है, इसमें इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये आज़ाद खित्ते के अंदर किस किस्म के मसाइल को देख रहे हैं और क्या समझते हैं कि इन मसाइल से किस तरह से छुटकारा पाया जा सकता है, क्योंकि इनके पास बाहर का तजर्बा है। शेर साहब, आप आज़ाद कश्मीर को विज़िट करते हैं, लोकल लोगों के साथ बैठते होते हैं, आपकी बड़ी सियासी जमात मुस्लिम लीग नवाज से वाबस्तगी भी है, क्या समझते हैं जो हमारे मसाइल हैं इनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? देखिए, मेरा ख्याल है कि बेसिक निज़ाम की दुरुस्ती की ज़रूरत है। अगर आप सोचें ना, अब सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पर जो अदल का निज़ाम है वही डिस्टर्ब है। जब लोगों को इंसाफ मिलेगा, हर आदमी को अगर इंसाफ मिले सही तरीके से, तो लोग अगर लेट से बिजनेसमैन है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो सेफ्टी महसूस करें कि अदालतें उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगी, इंसाफ उसको मिलेगा। ये ना हो कि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और फिर आप अदालतों के चक्कर लगाते रहेंगे। तो हर लिहाज से अगर आप यूँ समझें कि इंसाफ का निज़ाम अगर दुरुस्त होगा तो बाकी निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त होंगे। और अभी जो बल्दियाती इलेक्शन हुआ है, ये भी एक अच्छा स्टेप है, ये भी दुरुस्ती की तरफ मैं समझता हूँ कि हम जा रहे हैं। और बल्दियात का निज़ाम अगर आएगा, लोगों के जो मसाइल हैं उनकी दलील पे हल होंगे, तो ये भी एक बेहतरी की सूरत होगी इंशाल्लाह। तो क्या समझते हैं जो नई नस्ल है इसमें और जो नस्ल हमारी सर्व कर रही है या कर चुकी है, इसमें क्या फ़र्क दिखता है? लोगों में शऊर आ रहा है, लोग अब पढ़े लिखे हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि हम सकाफ़त से ज़रा दूर होते जा रहे हैं। हम जो है ना, जो हमें चेंजेस आई हैं हमें, उसमें पॉजिटिव भी है चीज़ें बहुत सारी, लेकिन नेगेटिविटी की तरफ हम अट्रैक्ट ज़्यादा हो रहे हैं। नौजवान नस्ल को मैं समझता हूँ कि मेरा मैसेज तो ये है कि अब तालीम शऊर के साथ अपनी सकाफ़त, अपना नज़रिया जो पाकिस्तान है, इस्लाम है, इसके साथ भी जुड़े रहना ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि तालीम में भी थोड़ी इस लिहाज से भी हमें उस तरफ भी जाना चाहिए और यकसान निज़ाम को बेहतर करना चाहिए जी, या मज़ीद अदारे आने चाहिए, उनमें हमें
जो क्वालिटी है उसको इंश्योर करना चाहिए। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है ना उसको इंश्योर करना चाहिए। देखें अब एक बच्चा जो मदरसे में है या एक बच्चा जो सरकारी स्कूल में है और एक बच्चा जो एडिसन में है या किसी अच्छे अदारे में है, उसमें वो कैसे दोनों एक माशरे का हिस्सा बनेंगे। इस लिहाज से कोई यकसानगी में यकसान निज़ाम है, तालीम की तरफ भी हमें तवज्जो देनी चाहिए, या कम से कम बेसिक निज़ाम जो है ना उस पर हमआंगी होनी चाहिए। अच्छा, पहले प्रोग्राम के पहले हिस्से में जैसे आपने कहा कि सियासत में भी शायद आज़ाद कश्मीर के अंदर फ्यूचर में आ सकते हैं, क्या वजह है? अगर आना चाहते हैं तो आने के बाद क्या तब्दीलियां लाना चाहते हैं, आप भी एक रवायती सियासतदान साबित हो सकते हैं? सर मैं समझता हूँ कि मेरा सियासत में शौक़ इसीलिए है कि मैं जो हम निज़ाम वहाँ पर देखते हैं, वो बल्दियात के हवाले से हो, वो तालीम के हवाले से हो, वो सेहत के हवाले से हो, वो निज़ाम इंसाफ के हवाले से जो बेसिक राइट की प्रोटेक्शन है लोगों की, उसकी तरफ मेरी ख़ास तवज्जो होगी। तालीम मैं समझता हूँ मैं उसको अपना एक माटो या एक जो मेरा मेन फोकस होगा वो तालीम होगा, और उसके साथ हॉस्पिटल में बेहतरी है या निज़ाम सेहत है, इसमें कैसे बेहतरी लाई जा सके, लोगों को डॉक्टर्स भी मुहैया हों और मेडिसिन भी मुहैया हों। इस लिहाज से जो बुनियादी चीज़ें हैं, पानी का मसला है, ये सारी चीज़ें मेरे जहन में एक खाका है कि मैं इनको अगर हमें अल्लाह ने मौका दिया तो उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। वही तरीका जो वहाँ पे हम देखते हैं, बेसिकली हम वहाँ पे सीख कर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो क्या समझते हैं, जैसे तमाम अदारों की हमने बात की, हमारे यहाँ अदारों में लोग उस तरह से काम करते नहीं जिस तरह से करना चाहिए, उन्हें सर्व करना चाहिए। निज़ाम भी फरसूदा होता जा रहा है, दुनिया जैसे तरक्की की मनाजिल तेज़ी से तय कर रही है, इस्लाहात ला रही है, लेकिन हम वहीं खड़े हैं, हम बड़ी स्लो रफ्तार है हमारी। तो आप क्या समझते हैं कि अगर पूरे निज़ाम में तब्दीली लाने के लिए कैसे लोग आगे आने चाहिए, या सियासत है या दीगर शोबा जात है, उनमें किस किस्म के लोग आगे आने चाहिए? देखिए, नौजवान लोगों को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। उनको ये देखना है कि हम इस सिस्टम को कैसे बेहतर कर सकते हैं। इस सिस्टम को बेसिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अगर हम वही जो मैंने पहले कहा है कि तालीम और हॉस्पिटल और जो हेल्थ का निज़ाम है उसमें बेहतरी आएगी तो लोगों को ऑटोमेटिकली हर चीज़ में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है निज़ाम इंसाफ है, उसको बेहतर होना अशद ज़रूरी है। उसमें बेसिक रिफॉर्म्स चाहिए। अदल का निज़ाम सब के लिए एक जैसा होना चाहिए। अगर एहतसाब का निज़ाम हो तो वो भी सब के लिए एक जैसा होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि नौजवान लोगों को इसकी तरफ आना चाहिए, और स्पेशली जो ओवरसीज़ लोग हैं, जो बैरून मुल्क हैं, वहाँ पर एक चीज़ देखते हैं तो वहाँ पे जो आप देखते हैं या यहाँ के भी सियासतदान वहाँ पे विज़िट करते हैं, उनको भी चाहिए कि वहाँ चीज़ें देखें। यहाँ पे कम से कम कुछ ना कुछ एफर्ट आप नहीं करें। वहाँ पे जो अदारे होते हैं, जो लोग उनमें काम कर रहे होते हैं, उनका बेसिक मकसद उनको सर्विस देना होता है। यहाँ पे अदर वे अराउंड है। यहाँ पे बड़ा मसला है उस लिहाज से। सरकारी लोगों को एहसास ही नहीं है कि हम पब्लिक सर्वेंट हैं, हमें लोगों को सर्व करना है, बल्कि वो समझते हैं कि ये लोग हम इनके हुक्मरान हैं। तो ये चीज़ें हमें जो है बेहतर करने की ज़रूरत है। जी यही बेसिक जो बेहतरी की लाना है, यानी इसी में लानी है, जो लोगों के एटीट्यूड में भी, और जो निज़ाम है, जो अफसर जो आते हैं ऑफिसर, उनको भी एहसास हो कि अवाम का मसाइल क्या है। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है जमहूरियत है, वो हुक्मरान ना बने, वो कौम के टैक्सों से तनहा लेते हैं, उनको सर्विस करना चाहिए। जी उनको सर्विस करनी चाहिए। और निज़ाम वही बात है कि जब हम अभी तक तो हम ये फैसला ही नहीं कर सके कि जमहूरियत हमें किस तरह की चाहिए। जमहूरी निज़ाम मजबूत होगा, यहाँ पे पार्लिमान है, उसको भी मजबूत होना चाहिए। उसमें इतनी कमेटियाँ हैं, जो शऊर है वो तालीम के साथ आएगा। तालीमी अदारे मजबूत होंगे, बेहतरी आएगी तो तालीम आएगी, शऊर आएगा। और फिर ये जो लोग काम नहीं करते हैं, या जो जैसे सरकारी महकमों के अंदर लोगों को अच्छे अंदाज में ट्रीट नहीं किया जाता, उन्हें चक्कर लगवाए जाते हैं, मैं ये उनको समझाने की कोशिश की जाती है कि आप हमारे मुलाजिम हैं, हम सर्विस देनी हमने नहीं, हमने आपसे सर्विस लेनी है। सही, ये चीज़ें तभी ख़त्म हो सकती हैं। बेशक नहीं, यही है, इसके अलावा तो ऑप्शन ही नहीं है। हम जब तक इस पूरे इसमें सिस्टम में रिफॉर्म्स ना आए तो हम बेहतरी की तरफ जा ही नहीं सकते। ये हमें ज़रूरी है। हमारी नई नस्ल चले, ये तो बेहतरी आप भी कहते हैं इस बात को। जी, हमारी जो आने वाली नस्ल है ये बेहतर सर्व कर सकती है, इसमें बेहतरी लाने की गुंजाइश बहुत मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। जी, आपने गुफ्तगू सुनी इरफानुल हसन चोई साहब की, USA में मुकीम है, आजकल आज़ाद कश्मीर आए हुए हैं, इनसे हमने गुफ्तगू की। इसी के साथ मुझे नए प्रोग्राम और नए मेहमान तक के लिए दीजिए इजाज़त।